Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue sections. जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारी क्लासेस वीकली ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल्ड रहती हैं. जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप चैनल की बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन आईपीसी, सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट ऑफ इंडिया. देखिए, इस बिल को जो है टेबल किया गया है लोकसभा के अंदर बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह. ये बहुत ही मच नीडेड रिफॉर्म्स है. अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉज की तो इंडिया के जो क्रिमिनल लॉज है वो काफ़ी आईपीसी का तो ब्रिटिश एरा के समय का है और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जितने भी ये काफ़ी पुराने लॉ हैं, इनमें कोई भी अमेंडमेंट काफ़ी समय से नहीं हुआ. अब मॉडर्न इंडिया, न्यू इंडिया के जो चैलेंजेस हैं, जो डिजिटलाइजेशन के आने से हुआ है, इंक्रीज्ड साइबर क्राइम्स, वुमेन के लिए जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, डेटा प्रोटेक्शन की आ गई हैं चीज़ें जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है. और ये पुराने जो कानून है वो उन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे. इस कारण से हमें इन सारे कानूनों के अंदर अमेंडमेंट्स यानी बदलाव लाने की आवश्यकता थी. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बिल के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं. साथ ही हम बात करेंगे सेडिशन लॉ के अंदर क्या बदलाव लाने की बात कही गई है, क्योंकि सेडिशन लॉ हमेशा से ही सवाल के घेरे में रहा है. साथ ही यहाँ पे न्यू टेररिज्म की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे. मॉब लिंचिंग के प्रोविजंस को के लिए नए कानून बनाए गए हैं. साथ ही हम बात करेंगे कि इन तीनों बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन था कि टैग को रिमूव करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर है. यहाँ मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे. बहुत लोगों ने सही आंसर दिया. इसका आंसर है बी, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट. यहाँ पे एक एरर मिस्टेक थी, वहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन को हटाना है, टाइपिंग एरर था. तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट. और इसका प्रोसीजर क्या होगा? सेम एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक. यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने 3 बिल को जो है अमेंड करने की बात कही है. टोटल जो है यहाँ पे 313 यानी कि 313 अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनमें बदलाव लाए जाएंगे. साथ ही साथ इन तीनों बिल में जो है नाम भी बदला गया है. देखिए, यहाँ पे नाम बदलने में क्या है कि आईपीसी का नाम बदल के रखा गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023. क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का यहाँ पे नाम बदल के रखा गया है नागरिक सुरक्षा संहिता. और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम यहाँ पे बदला गया है जिसका नाम रखा गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023. यहाँ पे 2020 में होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई. कमेटी के हेड थे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रणवीर सिंह. इन जो कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों में न्यू सजेशन को बताना कि क्या क्या सजेशन रिक्वायर्ड है इसमें, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, प्रेजेंट नेशन के माहौल को देखते हुए हम क्या क्या बदलाव लाएं जिससे जो आज के क्राइम्स हैं उनको हम एड्रेस कर पाएं. फाइनली इस कमेटी ने फरवरी में 2023 फरवरी में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया. हम बात करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के अंदर क्या क्या प्रावधान ले आने की बात कही गई है. सबसे पहले एक बात जानिए, यहाँ पे 1834 में थॉमस मैकले, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं इनके द्वारा कमीशन एक बनाई गई जिसको ये लीड कर रहे थे और उसने 84 में इंडियन पिनल कोड की स्टैब्लिशमेंट की बात कही. और फाइनली इंडियन पिनल कोड के अंदर जितने भी लॉ थे वो जनवरी 1860 से अफेक्टिव हुए. तो ये है यहाँ की ओरिजिन. आपकी इंडियन पिनल कोड की ओरिजिन कब डेटेड बैक है? 1834 में, और इफेक्ट भी कब आई? 1860 में. ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखिए यहाँ पे क्या है, आईपीसी के अंदर 511 सेक्शंस दिए गए थे जो ओल्ड आईपीसी थी. ये नई भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर जो है 356 प्रोविजंस बस दिए गए हैं. मतलब कि कंप्रेस कर दिया गया है, इस नियम को कंप्रेस और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है ताकि ये और इजी टू अंडरस्टैंड हो. तो इसलिए जो है यहाँ पर इन सारे सेक्शंस के नाम भी बदले गए हैं. साथ ही साथ उसके बारे में हम आगे देखेंगे. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सेडिशन लॉ, अक्सर इसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं. देखिए, सेडिशन लॉ की अगर हम हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन जाने तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बनाया गया था ये लॉ.
उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेडिशन लॉ बनाया ताकि जो भी सरकार के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है उसे तुरंत जेल में बंद किया जा सके, और इस नियम के तहत जो है उनके लिए कोई भी ऐसा अरेस्ट करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोविजन नहीं थे, कोई भी एविडेंस की आवश्यकता नहीं थी। तो अब के समय में मॉडर्न इंडिया में जब इन लॉ को यूज कर रही थी गवर्नमेंट, तो काफी सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये सही है या नहीं। अब इसमें अमेंडमेंट लाया गया है और इस सेडिशन लॉ में सेडिशन क्या होगा, मतलब सरकार के खिलाफ विरोध जो किया जा रहा है उसको कब सही माना जाएगा, कब गलत माना जाएगा, कब उसके प्रति जो है आप एक्शन ले सकते हो, वो उस कैटेगरी में आएगा। तो देखिए आईपीसी का सेक्शन 124A डील करता था कि सेडिशन क्या होता है, और उसके अंदर दिया गया था कि आपको 3 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ कैपिटल फाइन भी आपको लग सकता है। ये था पहले का प्रोविजन। अब ये बिल क्या कह रही है कि आईपीसी सेक्शन 124A से हटाकर सेडिशन को प्रोविजन 150 के तहत रखा गया है, और साथ ही साथ इसमें ये मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसा एक्शन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिससे कि भारत की जो यूनिटी है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, जो सेफ्टी है, या फिर भारत के अंदर किसी शहर कोई पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की बात होगी तो वो जो एक्शन है उसे सेडिशन के अंदर देखा जाएगा, यानी विरोध, सरकार के खिलाफ विरोध की तरह देखा जाएगा, और उसके खिलाफ जो है सरकार एक्शन लेगी। जेल के प्रावधान है, साथ ही साथ कैपिटल पनिशमेंट के भी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है टेररिज्म की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन जो आईपीसी थी उसमें कहीं भी डिफाइन नहीं की थी। ये जो नई बिल है इसके अंदर कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भारत या फिर किसी और देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सेफ्टी, इन सब के ऊपर खतरा पैदा करता है, वो व्यक्ति जो है टेररिस्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है वो डिफेमेशन केस से दिया गया है। देखिए डिफेमेशन यानी मानहानि का जो केस था, मानहानि का दावा जो लोग ठोकते हैं ना, मानहानि के केस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है प्रोविजंस दिए गए थे, बहुत कॉम्प्लेक्स पनिशमेंट थी। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन डिफेमेशन केस के अंदर, मानहानि के दावे के अंदर गिल्टी पाया जाता है तो उसको फाइन और साथ ही साथ 2 साल की सजा मिलेगी। तो इसको और सिंप्लीफाइड किया गया है। मॉब लिंचिंग, देखिए ये भी बहुत, अभी आप देख रहे होगे नू का जो केस आपने देखा मॉब लिंचिंग का, तो मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी भारत के लिए। पहली बार इस बिल में यहाँ पे मॉब लिंचिंग के लिए कैपिटल पनिशमेंट की बात कही गई है, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति मॉब लिंचिंग का आरोपी होगा उसे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास के प्रावधान दिए गए हैं, और अब उसको कैपिटल पनिशमेंट भी देनी मतलब लगेगी जो भी व्यक्ति मॉब लिंचिंग के अपराध में पाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर किसी वुमेन से फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसको ये फेक प्रॉमिस करके कि वो उससे शादी करेगा, या फिर फेक जॉब अपॉर्चुनिटीज का वादा करता है, या फिर अपनी पर्सनल ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाकर अगर उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में देखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एडल्ट्री की बात कही गई है। देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि जो एडल्ट्री है वो अब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी जाएगी। तो इस बिल ने, क्योंकि एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस बिल के अंदर उस प्रावधान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है कि अब एडल्ट्री जो है कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट मेन। अब यहाँ पे आप सोचो कि सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट मेन, देखिए कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक निर्णय दिया। तो सेम सेक्स मैरिज आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे 2 मेंस भी हो सकते हैं, 2 वुमेन्स भी हो सकती हैं, दे आर मे बी गे और लेस्बियन। तो इस तरीके की चीजें जो है जब आई, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर 2 मेन रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें से एक भी पार्टनर को अब्यूज का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कानून है, वो कैसे जाकर जस्टिस सिस्टम से अपने लिए जस्टिस की डिमांड करेगा। वैसे इस बिल में इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे ये चीज वही पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है
देखिए जो मैरिटल रेप है, आईपीसी के अंदर मैरिटल रेप को जो है मतलब क्रिमिनल ऑफेंस जो है नहीं माना गया था। और हम सेम चीज यहाँ भी देख रहे हैं कि देखिए आईपीसी के सेक्शन 63 के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि कौन कौन से ऑफेंसेस रेप की कैटेगरी में आएंगे। और जो ये नई बिल है उसमें भी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाता है जबरदस्ती तो उसे रेप कहा जाएगा। जबकि यहाँ पे सेम टू सेम वही प्रोविजंस लिख दिए गए हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के साथ, एज लॉन्ग एज वाइफ 18 साल के ऊपर की है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी स्टार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे मर्डर की जो अटेम्प्ट टू मर्डर के जो सेक्शन था 302, अब वो 302 अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, उसको चेंज करके सेक्शन को 101 में अटेम्प्ट टू मर्डर का जो वो चार्ज है वो प्रोविजन 101 में डाल दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीटिंग का सेक्शन था आईपीसी का 420 यानी आईपीसी सेक्शन 420 उसको भी हटाकर सेक्शन 316 के अंदर कर दिया गया। यानी 316 अब 316 में जितने भी चीटिंग के चार्जेस है वो उसके ऊपर धारा 316 लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है चार्ज शीट से रिलेटेड। देखिए अब क्या है कि 90 दिन के अंदर चार्ज शीट फाइल करनी है पुलिस को। अगर 90 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पा रही है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, वैसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का और समय मिल जाएगा आपको पुलिस को चार्ज शीट फाइल करने के लिए, लेकिन उससे डिले नहीं होना चाहिए। और टोटल इन्वेस्टिगेशन पुलिस 180 दिन में उस केस की खत्म करे और 30 दिन के अंदर जो है उनका पूरा वर्डिक्ट उस केस का आ जाना चाहिए। देखिए ये चीज इसलिए बनाई गई है क्योंकि हमें पता है कि बहुत बड़ी समस्या हमारी सिस्टम में है जो डिले होता है, जो हर केस में हर जस्टिस में जो डिले होता है, वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि जल्दी से जल्दी जितने भी केसेस आ रहे हों उन्हें सॉल्व किया जा सके। तो ये थी हमारी आईपीसी की न्यू बिल जिसे बदलकर अब हम न्याय संहिता के अंदर देख रहे हैं। ये थे प्रस्तावित प्रावधान जिसे सरकार लाना चाह रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 की। सबसे पहले हम सीआरपीसी का ओरिजिन देखते हैं। देखिए सीआरपीसी को इनेक्ट किया गया था 1973 में, ये ऑपरेशनल हुआ अप्रैल 1 1974 से। सीआरपीसी का मकसद क्या है, सीआरपीसी के अंदर दिया क्या क्या है? देखिए सीआरपीसी का काम क्या है, किस तरीके से क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके से उसको अंजाम दिया जाए, साथ ही साथ आप किस तरीके से अक्यूज्ड, प्राइम सस्पेक्ट इन सब में डेप्रिशिएट करोगे, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। देखिए हर चीज को हम एविडेंस नहीं मान सकते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से एविडेंस जो है वो क्या कहते हैं मान्य होंगे एक्यूज के खिलाफ। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, एक्यूज का खुद का कन्फेशन उसके खिलाफ एज एन एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। यहाँ बात की गई है कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन पर्सन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है या फिर कौन अक्यूज है। ये सारी चीजें सीआरपीसी के तहत दी गई थी। अब इसमें बदलाव लाने की बात कही गई है, तो हम देखेंगे कि नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाने की बात सरकार यहाँ पे कह रही है। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की। ये बिल ये कहती है कि जितने भी ट्रायल होंगे, अपील्स होंगी, ये सारे काम जो है इनका सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो भी आपकी समन्स होंगे या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी वारंट, डॉक्यूमेंट, पुलिस रिपोर्ट, हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ई डेटा के फॉर्म में जो है रिस्टोर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी चीज ये निकल के आ रही है, क्योंकि अभी हमने कई सारे केसेस में देखा जैसे जैसे सोशल मीडिया आपका बढ़ रहा है, जो कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे, उनकी जो चैट्स हैं जैसे कि मेल्स हो गए, व्हाट्सएप की चैट्स हो गई, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आजकल बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। और हो क्या रहा है कि क्योंकि सही से प्रोविजंस नहीं है, तो कहीं कहीं बात आती है कि अगर हम पुलिस डेटा मांगने जा रही है तो सामने वाला ये कह के मना कर रहा है कि हमारी प्राइवेसी का सवाल है, जो कि बात सही भी है। तो हम कैसे ये डिफ्रेंशिएट करें कि अगर हम किसी इनोसेंट का डेटा लेकर उसका मिसयूज न होने दे, और या फिर कोई दोषी है तो वो भी छूट ना जाए। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करना बहुत जरूरी था।
तो ये सारी प्रोविजंस इस बिल में दिए गए हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन डेटा वो पुलिस को प्रोवाइड हो किया जा सके, साथ ही साथ एक बैलेंस बनाया जा सके कि किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी खतरे में ना पड़े। नेक्स्ट यहाँ बात कही जा रही है हैंडकफ से रिलेटेड, हैंडकफ यूजेस से। कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो कस्टडी से भाग गया है या फिर जिसने रिपीटेड क्राइम किए हैं और एल्स वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है, अदरवाइज टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ऐसे सभी अक्यूज्ड को हैंडकफ लगाकर ही अरेस्ट करना है, मैंडेटरी है हैंडकफ यूजेस। दूसरी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं अगेंस्ट अरेस्ट के, वो पहले सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में दिए गए थे, अब उसको बदल के सेक्शन 35 के अंदर रख दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात कही गई है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसकी एटलीस्ट डीएसपी रैंक का ऑफिसर हो और या तो उसकी उम्र जो है वो 60 साल की है, उसको प्रायर परमिशन चाहिए अरेस्ट करने के पहले। लेकिन जो क्राइम होगा वो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें सजा 3 साल से कम हो, तब नोटिस की परमिशन की जरूरत है उसको अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मर्सी पिटीशन की बात कही गई है कि जो एक्यूज्ड है या फिर उनके रिलेटिव्स, उनका जो लीगल हेयर है वो मर्सी पिटीशन अप्लाई कर सकता है गवर्नर के पास। अगर वो डिक्लाइन हो जाती है तो वो 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट के पास अपील कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा फिर उसके बाद वो उस डिसीजन पर कोर्ट नहीं जा सकता है अगेन। ये प्रावधान पहले भी दिए हुए थे। तो ये है मर्सी पिटीशन से रिलेटेड। यहाँ पे बस चेंजेस लाए गए हैं डेज में, ये ध्यान देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्म्स से रिलेटेड, देखिए सेक्शन 144A ऑफ सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो कोई भी अगर जो हथियार लोग रखते हैं उसे प्रोहिबिट कर सकते हैं अगर कोई मास ट्रेनिंग चल रही हो या फिर पब्लिक पीस मेंटेन किया जा रहा हो। तो इस चीज को एज इट इज जैसे सीआरपीसी में थी इस बिल में भी ऐसे ही रख दिया गया है सेम। यहाँ पे नॉन अरेस्ट सैंपल के बारे में एक बात कही गई है। देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट को ये पावर, ये ऑर्डर देती है कि मजिस्ट्रेट किसी भी इंडिविजुअल को ये बोल सकता है कि वो अपना सैंपल, जैसे कि हैंड राइटिंग का सैंपल, अपनी वॉइस, अपनी सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन जो है वो जमा करवाएं। अगर वो अरेस्ट नहीं भी हुए हैं तो भी, अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो काफ़ी सारे सस्पेक्ट उसके सामने आते हैं जिनकी बायोमेट्रिक्स, जिनकी हैंड राइटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बट वहाँ पे जो वो सस्पेक्ट हो या फिर वो पर्सन हो वो ये कह के मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है कि जब तक हम अरेस्ट नहीं है आप हमारी ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते हो। लेकिन अब मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देंगे तो पुलिस जाके उस पर्टिकुलर पर्सन का हैंड राइटिंग, वॉइस, सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट, ये सारे इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए ले सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन अरेस्ट हुआ या ना हुआ हो। तो ये यहाँ पे एक चीज कही गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है पुलिस डिटेंशन की। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो दिया गया प्रोविजन है ये पुलिस को, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि कॉपरेट नहीं करता है, जो कि जिसको प्रिवेंटिव मेजर के तहत कुछ गाइडलाइन के अंडर रहने को कहा गया है, लेकिन वो उस तरीके से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोकल के छोटे छोटे क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें अक्सर पुलिस ये कह के मतलब कहती है कि ठीक है तुम शहर छोड़ के मत जाना, या फिर इस तरीके की चीज़ें काफ़ी सारे गाइडलाइंस के रखती है कि आपको सुबह आकर सिग्नेचर करनी होगी पुलिस स्टेशन में और हर दिन आपको आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो नहीं करते हैं उन्हें आप चाहें तो तुरंत पुलिस डिटेंशन में डाल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे एब्सेंटिया ट्रायल की बात की गई है। यूएपीए के तहत जो भी केस आएगा, यूएपीए के तहत जो भी पर्सन जो है एक्यूज्ड पाया जाएगा, तो पहले क्या होता था यहाँ पे कि ट्रायल्स रुकवाने के लिए जो अक्यूज्ड होते थे वो हाजिरी देने जाते ही नहीं थे कोर्ट में, तो वो हो गया एब्सेंटिया ट्रायल। तो उस ऐसे हालात में जो प्रोसीडिंग होती थी वो नहीं हो पाती थी और केस जो है वो आगे की तरफ और बढ़ता जाता था, पेंडिंग उसकी ओर बढ़ती जाती थी। अब क्या कहा है यहाँ पे सरकार ने कि इस बिल के तहत जो भी यूएपीए के अक्यूज्ड हैं, अगर वो कोर्ट में नहीं भी प्रेजेंट होते हैं तब भी जो केस है, जो ट्रायल्स है वो चलते करेंगे। तो भारतीय साक्ष्य बिल 2023, यानी साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस। यहाँ पे 4 मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। सबसे पहला कि आपको अब जो एविडेंसेस है उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इंटीग्रेशन करना होगा। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये पॉइंट। और क्या चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे 5 प्रोविजंस में बदलाव लाए गए हैं।
23 क्लॉजों को बदला गया है और यहाँ पे 23 क्लॉज 5 प्रावधानों में बदलाव ले आए गए हैं। तीसरा यहाँ पे ये है कि टोटल 23 सेक्शंस को बदल के और इस पूरे एविडेंस एक्ट को 170 सेक्शंस में पूरा कंपाइल करके और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डुप्लीकेट एविडेंसेस, जो आजकल डिजिटाइजेशन है तो इस वजह से फेक डॉक्यूमेंट, कई सारे मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किए गए एविडेंस, उन्हें कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आप ये प्रोविजन में दिया गया है। तो हमने देखा भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय न्याय संहिता, साथ ही साथ हमने देखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अंडर विच article of the Indian Constitution the reasonable restrictions on freedom of speech and expression is mentioned? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 14। प्लीज डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। एक चीज और, आप parchamclasses.in पर विजिट करें और वहां से ये पूरे जो तीनों बिल हैं उसकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आपके नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर, और इसे लेकर आप वहां से रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।